हेलो एवरीवन। यूथ कंपटीशन टाइम्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम आशा करते हैं कि इस वर्ष आप एक नौकरी लेकर जरूर सफल होंगे। इसी क्रम में देखिए हम लोग अभी कर रहे हैं वर्ड मैपिंग। वर्ड मैपिंग में आपका महाद्वीप, देश और राजधानियां, ये आज नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए इसको प्रारंभ करते हैं। मैपिंग के अंतर्गत देखिए हम लोग देखेंगे विश्व में कितने महाद्वीप हैं, महाद्वीपों का क्या क्रम है क्षेत्रफल के आधार पर, कौन कौन देश किस क्रम पर आते हैं और कौन कौन देश लैंडलॉक्ड हैं, कौन लैंडलॉक्ड नहीं है, किन देशों की किन के साथ सीमाएं लगती हैं। तो हमारे वर्ड मैपिंग में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। इसको हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? आपसे पूछ रहा है कि किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो देखिए हमारे कुल 7 महाद्वीप हैं, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। देखिए ये आप देख सकते हैं इस तरह से, ये एशिया महाद्वीप है। येलो कलर से आपको पूरा दिखाया गया है एशिया महाद्वीप। तो हमारे एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश हैं। दूसरे क्रम में हमारा आता है यूरोप। यूरोप में कुल 50 देश हैं। दूसरा क्रम अर्थात देशों की संख्या के मामले में। वैसे अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा देश हैं एशिया महाद्वीप में, उसके बाद यूरोप महाद्वीप में। और क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश, और उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पर उत्तर अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, पांचवें नंबर पर देखिए अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये आपको दिख रहा होगा इस तरह से, अंटार्कटिका महाद्वीप। पांचवें नंबर पर है अंटार्कटिका, छठे नंबर पर है यूरोप, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया महाद्वीप। देखिए आपसे पूछ रहा है किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं। तो सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप में। देखिए एशिया महाद्वीप में 48, यूरोप में 50, अफ्रीका महाद्वीप में 54। ये देशों की संख्या है, किस महाद्वीप में कितने देश हैं। तो 48, 50, 54। तो देखिए ये 3 महाद्वीप इसलिए बताए गए क्योंकि देखिए उत्तरी अमेरिका में देशों की संख्या बहुत ही कम है, दक्षिण अमेरिका में करीब 13 देश हैं। तो देखिए इन्हीं 3 महाद्वीपों में सबसे ज्यादा देश हैं, 48, 50 और 54। तो अफ्रीका महाद्वीप देशों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए ये आपसे पूछ रहा है किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो वो है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो गया। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? गैबन, गुयाना, गिनी या गिनी बिसाऊ। तो चलिए मैप पर इसको देखते हैं। देखिए गैबन जो हमारा देश है, ये है गैबन। गैबन से आपकी भूमध्य रेखा गुजर रही है। देखिए गैबन, कांगो, इन देशों से भूमध्य रेखा गुजर रही है। ठीक है, तो गैबन अफ्रीका महाद्वीप में है। और क्या कह रहा है? गिनी, गिनी नामक देश यहाँ पर स्थित है, गिनी। और यहाँ पर एक देश स्थित है जिसका नाम है गिनी बिसाऊ। गिनी बिसाऊ। देखिए गिनी नाम से 3 देश हैं। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर गिनी के नाम से 3 देश हैं। ये है गिनी। ये कुछ अर्धचंद्राकार इस तरह से आपको दिख रहा है देश, यहाँ पर दिख रहा है गिनी। और यहाँ पर देखिए ये है इक्वेटोरियल गिनी, और यहीं पर है गिनी बिसाऊ। तो गिनी बिसाऊ, गिनी और इक्वेटोरियल गिनी, ये पश्चिमी अफ्रीका में है। और गैबन भी देश यहाँ पर स्थित है। और कौन सा देश आपको दे रहा है? देखिए गिनी, गिनी बिसाऊ और गैबन, ये देश तो हमारे हो गए, अफ्रीका महाद्वीप में ही है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर गिनी, गिनी बिसाऊ और गैबन। अब ये गुयाना नामक देश ये कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ऊपर आ जाइए उत्तरी सिरे पर, और देखिए ये है गुयाना और ये है फ्रेंच गुयाना, और बीच में ये देश है सूरीनाम। सूरीनाम, देखिए ये है गुयाना, गुयाना, और ये है फ्रेंच गुयाना।
और बीच में देश है स्थित सूरीनाम। तो देखिए प्रश्न में आपको गुयाना नामक देश ये कहाँ है? ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ना कि अफ्रीका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका। तो यही आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, तो वो है गुयाना। अफ्रीका महाद्वीप में ना होकर ये कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है? तो चलिए अफ्रीका महाद्वीप में हम लोग देखते हैं देश। देखिए कौन कौन से इन्होंने दे रखे हैं, कांगो रिपब्लिक, चाड, अल्जीरिया और नाइजीरिया। चलिए मैप में चलते हैं। देखिए ये जो देश है ये है चाड। देखिए यहां से कर्क रेखा भी गुजर रही है, और यहाँ देखिए पश्चिमी सहारा, मौरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, ये देश है नाइजर। और नाइजर के ही ठीक नीचे स्थित है नाइजीरिया। नाइजीरिया, तो देखिए विकल्पों में क्या क्या दे रहा है, नाइजीरिया, अल्जीरिया, चाड और कांगो रिपब्लिक। तो ये जो हमारा नाइजीरिया देश है यही अफ्रीका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए निम्न देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? तो गैबन, बोत्सवाना, लाइबेरिया या अंगोला। तो बोत्सवाना देखिए कहाँ है? देखिए यहां से गुजर रही है मकर रेखा। तो ये देश है नामीबिया। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक, ये देश है मोजाम्बिक, यहाँ पर स्थित है। तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका और मोजाम्बिक, इन देशों से मकर रेखा गुजर रही है। तो बोत्सवाना देखिए, बोत्सवाना अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित ना होकर बल्कि थोड़ा अंदर की ओर स्थित है बोत्सवाना। अंगोला भी देख लीजिए कहाँ स्थित है, नामीबिया के ठीक ऊपर स्थित है अंगोला। अंगोला, तो देखिए विकल्पों में क्या क्या दे रहा है, अंगोला ये पश्चिमी तट पर स्थित है बिल्कुल। गैबन और लाइबेरिया को भी आइए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है गैबन। गैबन से कौन सी रेखा गुजर रही है? तो भूमध्य रेखा गुजर रही है, पश्चिमी तट पर स्थित है। आपसे यही तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा देश अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? देखिए गैबन भी पश्चिमी तट पर स्थित है। अंगोला हम लोगों ने देख लिया, अंगोला भी ये पश्चिमी तट पर स्थित है। ये देखिए ये है अंगोला, अंगोला पश्चिमी तट पर है, गैबन भी पश्चिमी तट पर है, बोत्सवाना जो है ये पश्चिमी तट पर नहीं है। एक देश आपको और दे रहा है, कह रहा है लाइबेरिया। तो देखिए ये जो छोटा सा देश आप देख रहे हैं, इस तरह से इसको हम कलर करें तो ये है लाइबेरिया। लाइबेरिया, तो ये तीनों देश अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। कौन कौन से? गैबन, लाइबेरिया और अंगोला। बोत्सवाना जो है ये पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। देखिए मैप की सूक्ष्म जानकारी आपको होगी तभी आप ये बता पाएंगे। वैसे भी अफ्रीका महाद्वीप में देशों की संख्या बहुत अधिक है, तो इसको बिल्कुल आपको दिमाग में बिठाना होगा कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। तो देखिए ये है नामीबिया और ये है बोत्सवाना। तो बोत्सवाना हमारे अफ्रीका में पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है, यही आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, निम्न में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम प्रस्तुत करता है और किस क्रम में? तो अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की तरफ। देखिए अवरोही और आरोही। आरोही देखिए दोनों में से बड़ा शब्द कौन सा है? तो अवरोही है, इसमें बड़े से स्टार्ट करते हैं। और आरोही ये छोटा शब्द है, 3 अक्षरों का ही शब्द है, तो ये छोटे से बड़े की ओर। अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर। तो चलिए सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो यही आपसे पूछ रहा है। देखिए एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर यूरोप। क्या कह रहा है? महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम बताइए बड़े से छोटे की ओर, बड़े से स्टार्ट करिए और
छोटे की तरफ सही अनुक्रम एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप। देखिए क्रम में भी देख लीजिए, सबसे बड़ा महाद्वीप ये पीले रंग से आपको दिखाया गया है, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप देखिए क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप के बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका फिर दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पर हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका के बाद छठे नंबर पर यूरोप महाद्वीप और सातवें नंबर पर सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया महाद्वीप इसी को कहते हैं, सातवें नंबर पर। देखिए इसमें आपका विकल्प ए सही हो गया, महाद्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर सही अनुक्रम। अगला देखिए, निम्न में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, सातवें नंबर का महाद्वीप। विश्व में है कुल 7 महाद्वीप, तो सातवें नंबर का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, अगला देखिए, विश्व के 2 सबसे छोटे महाद्वीप आपको बताने हैं। 2 सबसे छोटे महाद्वीप कौन है? यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यूरोप छठे नंबर पर, ऑस्ट्रेलिया सातवें नंबर पर। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया 2 सबसे छोटे महाद्वीप हैं। आगे देखिए, निम्न महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? किस महाद्वीप में ऐसा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। देखिए प्रति व्यक्ति भूमि कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल को उसकी जनसंख्या से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रति व्यक्ति भूमि आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखिए क्षेत्रफल के आधार पर तो सातवें नंबर पर है, किंतु जनसंख्या के बहुत कम होने के कारण ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, एशिया विकल्पों में नहीं दिया हुआ है। तो दूसरे नंबर का महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका है। इनमें से इन 4 महाद्वीप जो दिए हैं आपको, इनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप के बाद तीसरे चौथे नंबर पर देखिए बिल्कुल क्रम से है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ब्लैंक मैप देखिए, ब्लैंक मैप पे अगर आप चीजों को ढूंढ ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि दिमाग मैप बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ गया है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद एशिया और अफ्रीका के बाद पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका महाद्वीप। देखिए पृथ्वी के दक्षिणी भाग में ये विस्तृत है अंटार्कटिका महाद्वीप। ये दुनिया का सबसे ऊंचा महाद्वीप भी है। पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका, छठे नंबर पर यूरोप और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए निम्न में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो दिए गए विकल्पों में अफ्रीका महाद्वीप, अगर एशिया दिया रहता तो सबसे बड़ा महाद्वीप नो डाउट एशिया महाद्वीप। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? आपसे कह रहा है कि किस महाद्वीप में मैदान बहुत ज्यादा है, मैदानी भाग जो है उसका प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी कुल क्षेत्रफल के अगर हम प्रतिशत के रूप में निकालें तो मैदानी भाग का प्रतिशत सबसे ज्यादा है किस महाद्वीप में? तो वो है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में मैदानी भाग का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा है। यूरोप में देखिए मैदान, घास के बड़े बड़े मैदान पाए जाते हैं। इसी कारण से देखिए ये प्रश्न बना है कि किस महाद्वीप में? तो यूरोप महाद्वीप में मैदानी भाग का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। अगला देखिए, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में कोई भी लैंड लॉक्ड स्थल रुद्ध राज्य नहीं है? लैंड लॉक स्टेट नहीं है किस महाद्वीप में? तो देखिए यह है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यही इकलौता ऐसा महाद्वीप है उत्तर अमेरिका महाद्वीप जहां कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। ये देखिए ये है हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप। इसमें कोई भी देश ऐसा नहीं है जो लैंड लॉक्ड हो। लैंड लॉक्ड का क्या मतलब है कि उस देश की सीमा किसी समुद्री क्षेत्र से नहीं लगेगी। उस देश के चारों ओर स्थलीय क्षेत्र होना चाहिए, यानी उस देश के चारों ओर कोई अन्य देश भी स्थित हो। सीधे सीधे अगर इसको समझें तो ऐसा देश, ऐसा क्षेत्र जिसको हम लैंड लॉर्ड कहेंगे, कैसा क्षेत्र होगा जिसकी सीमा समुद्री क्षेत्र से ना लगे? कहने का मतलब है कि उसके चारों ओर
दूसरे देश स्थित होने चाहिए। तो देखिए ये है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बीच वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए इसकी सीमा भी समुद्र से लग रही है, इधर है अटलांटिक, इधर है पैसिफिक। उत्तरी अमेरिका के और देश देख लीजिए, देखिए नीचे के देश मैक्सिको, तो मैक्सिको में भी इधर है पैसिफिक, इधर है अटलांटिक। कहने का मतलब समुद्री सीमा लग रही है। अगर समुद्री सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है तो इसको हम क्या कहेंगे, लैंडलॉक्ड। ये नहीं है। ऊपर का देख लीजिए, यहाँ पे स्थित है कनाडा। कनाडा के भी देख लीजिए, पूरब में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में पैसिफिक। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसकी सीमा समुद्री क्षेत्र से ना लगती हो। यानी में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो लैंड लॉक्ड हो। ये आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में कोई भी स्थल रुद्ध या लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं है, तो वो है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपसे कह रहा है मैक्सिको देश कहाँ स्थित है। 4 महाद्वीप दिए हुए हैं, कह रहा है मैक्सिको जो देश है ये किस महाद्वीप में है, तो ये है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। देखिए ये है हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप। और यहाँ देखिए नीचे आइए, ये है मैक्सिको। ये छोटी सी जो डंडी जैसा आ रहा है ये भी मैक्सिको का ही भाग है। ये है हमारा मैक्सिको नामक देश जो स्थित है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। और देखिए यहाँ पनामा के बाद से ये है हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो हम देख रहे हैं मैक्सिको देश को जो स्थित है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। ये मैक्सिको देश कहाँ स्थित है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, उन महाद्वीपों का नाम बताइए जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं यानी मिलते जुलते आकार के दो महाद्वीप हैं, तो वो कौन से हैं देखिए इसमें। देखिए ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो देखिए लगभग लगभग इन दोनों की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार आकृति है। देखिए इसी कारण से देखिए आपसे पूछ रहा है कि कौन से दो ऐसे महाद्वीप हैं जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, तो वो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप, ये दो महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है। आपसे पूछ रहा है किस महाद्वीप की ऊंचाई सबसे ज्यादा है, तो वो कौन सा महाद्वीप है, वो है अंटार्कटिका। दक्षिणी ध्रुव करके भी दे दिया है, दक्षिणी ध्रुव या अंटार्कटिका महाद्वीप ये सबसे ऊंचा महाद्वीप है। देखिए ये है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप, पृथ्वी के दक्षिणी सिरे पर विस्तृत है। ये सबसे ऊंचा महाद्वीप है। इस महाद्वीप की ऊंचाई सबसे ज्यादा होने का कारण क्या है, यहाँ पर ग्लेशियर्स का पाया जाना। बर्फ की अत्यंत मोटी परत इस महाद्वीप पर बिछी हुई है, जिसके कारण ये सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला महाद्वीप है। अगला देखिए, देखिए ये आईएएस प्री 97 में पूछा गया एक प्रश्न है, आपको दे रहा है अक्षांश और देशांतर, और आपको बताना है कि ये जो एरिया है, ये जो क्षेत्र है, ये पड़ेगा किस महाद्वीप में, किस देश में, कहाँ पड़ेगा ये बताइए इसको। देखिए 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश, NL करके इसको लिख दिया है। ये देखिए 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ, अक्षांश रेखा। और देखिए देशांतर भी दे रहा है 5 डिग्री पूर्वी देशांतर से 6 डिग्री पूर्वी देशांतर, 5 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड EL करके लिखा हुआ है, और 6 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड। अब बिंदु दे दिया आपको ए बिंदु, तो कह रहा है इस विस्तार में बताइए, ये ए बिंदु है तो ये कहाँ पर स्थित है, किस महाद्वीप में स्थित देश को ये व्यक्त करता है। तो चलिए हम लोग इसको मैप पर देखते हैं। देखिए ये है हमारा भारत। किस तरह से आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे उसको थोड़ा समझिए। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट तक, तो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसके ऊपर कहीं स्थित होगा। 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजर रहा है अमेरिका से। देखिए ये है 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ये तो हम समझ गए कि 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश हमको दे रहा है विकल्प में, तो ये स्थान कहाँ स्थित होगा,
ये स्थान स्थित होगा, या तो ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के क्षेत्र में, या तो यूरोप में, या तो एशिया के क्षेत्र में। अब देखिए हमें देशांतर की भी जरूरत है। देशांतर अगर हम जान लेंगे तो इस स्थान को लोकेट कर पाएंगे। तो देखिए ये है हमारा इंग्लैंड। तो यहाँ से गुजर रही है 0 डिग्री की देशांतर रेखा, 0 डिग्री की, और इसके पूरब में ही दे रहा है 5 डिग्री पूर्वी से 6 डिग्री पूर्वी, यानी 5 डिग्री पूर्वी जो देशांतर है वो करीब करीब यहाँ से गुजर रहा है। 5 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड, पूर्वी देशांतर। तो देखिए ये स्थान कहाँ पड़ गया, ये स्थान हमारा पड़ गया अफ्रीका, सॉरी यूरोप महाद्वीप में। ये देखिए यूरोप महाद्वीप में ये स्थान हमारा पड़ गया। अब विकल्पों में आइए, देखिए देखिए क्या क्या विकल्प आपको दे रहा है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात हो रही है, और दक्षिणी अमेरिका हमारे दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी अक्षांश हमें नहीं दे रहा है, बल्कि उत्तरी अक्षांश दिया हुआ है। तो बी बिल्कुल भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूर्वी देशांतर दे रहा है, और अमेरिका का जो भाग है ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, यानी यहाँ पर हमें पश्चिमी देशांतर अगर देता तो हम उत्तरी अमेरिका की बात करते। तो ए और बी आपका बिल्कुल कट गया है। यूरोप या एशिया में से एक विकल्प हो सकता है, लेकिन देखिए 5 डिग्री देशांतर देने की वजह से ये है 0 डिग्री, और उसके तुरंत बाद 5 डिग्री, यानी बिल्कुल 0 डिग्री के नजदीक ही होगा। आप जानते हैं 1 डिग्री का अगर अंतर है तो 111 किलोमीटर, या मोटा मोटा कह लीजिए 100 किलोमीटर का अंतर होता है। तो ये 0 डिग्री यानी इंग्लैंड के पास का ही क्षेत्र है। तो ये क्षेत्र कौन सा है? ये है यूरोप। ये दिया हुआ स्थान यूरोप महाद्वीप में अवस्थित है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी इसमें सही आंसर है। अगला देखिए, पृथ्वी के कुल भूमि क्षेत्र की अपनी अपनी प्रशस्तता के अवरोही क्रम में नीचे दिए गए महाद्वीपों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो महाद्वीपों का क्षेत्रफल के आधार पर अनुक्रम दे रहा है, अवरोही अनुक्रम, यानी बड़े से छोटा की ओर। देखिए उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। उत्तरी अमेरिका क्या अफ्रीका महाद्वीप से बड़ा है? नहीं। विकल्प ए आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा देखिए, अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर यूरोप। तो ये विकल्प आपका सही है। देखिए महाद्वीपों के क्षेत्रफल का क्या क्रम है? तो एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला देखिए, महाद्वीपों के जो अंतस्थों का वार्षिक ताप परिसर है वो तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है। क्या आपसे कह रहा है? आपसे कह रहा है कि महाद्वीपों का जो अंदरूनी क्षेत्र है वहां का जो ताप परिसर होता है वो तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, यानी ताप परिसर मतलब तापांतर। आपको पिछली क्लास में बताया था कि जैसे तापांतर का क्या मतलब होता है, कि मान लीजिए कोई जगह है, वहां दिन का तापमान 25 डिग्री, रात का तापमान भी 25 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए दैनिक तापांतर क्या हुआ? शून्य है। ताप में कोई भी अंतर नहीं है। तापांतर मतलब ताप में अंतर, तो ताप में कोई भी अंतर नहीं है, तापांतर शून्य है। अब एक कोई दूसरी जगह जाइए जहां दिन का तापमान है 25 डिग्री, और रात का तापमान हो जा रहा है 10 डिग्री, 10 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए यहाँ दैनिक तापांतर कितना हो गया? 15 डिग्री का, मतलब 15 डिग्री तापमान एक दिन में बदल जा रहा है, परिवर्तन आ जा रहा है तापमान में। तो ये हो गया अधिकतम तापांतर वाला स्थान। तो यही आपसे कह रहा है कि महाद्वीपों में जो अंदरूनी भाग है वहां तापांतर ज्यादा रहता है, और जो तटीय भाग है वहां ताप का अंतर ज्यादा नहीं रहता। तो ऐसा क्यों है? तो देखिए ऐसा इसलिए है कि जल और स्थल के विभेदी तापन के कारण ऐसा है। देखिए मान लीजिए ये है अफ्रीका महाद्वीप, मान के लीजिए ये तो है ही अफ्रीका महाद्वीप। देखिए इसका तटीय भाग है अफ्रीका महाद्वीप का। तो ये तटीय भाग में मृदु जलवायु पाई जाएगी, ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी ना बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी। लेकिन जो अंदरूनी भाग होगा वहां मृदु जलवायु नहीं पाई जाएगी, वहां ताप में बहुत अंतर होगा। दिन में अगर गर्मी है तो पता चल रहा है रात में तापमान उतनी गर्मी नहीं, रात में थोड़ा ठंडा हो गया है। दिन में अगर बहुत ठंडा है तो रात में गर्म मौसम हो जा रहा है। ऐसे देखिए हमारे भारत के उदाहरण से समझिए, भारत के उदाहरण से आप इसको ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि ये हमारा भारत। तो देखिए भारत में जो तटीय क्षेत्र हैं, जैसे आप दक्षिण के राज्यों में जाइए, वो तटीय क्षेत्र हैं केरल, कर्नाटक, इन राज्यों में मृदु जलवायु पाई जाती है। जैसे देखिए हमारे उत्तर भारत में महाद्वीप का ये अंदरूनी क्षेत्र है, ये वाला हिस्सा। तो महाद्वीप के अंदरूनी क्षेत्र में
देखिए बहुत सर्दी पड़ रही है, लेकिन आप तटीय क्षेत्रों में जाएँगे तो मौसम इतना सर्द नहीं है, बल्कि मृदु जलवायु है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि देखिए तटीय क्षेत्रों में चलती है स्थल समीर और सा सॉरी स्थल समीर और सागर समीर। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। स्थल समीर और सागर समीर। तो स्थल समीर और सागर समीर ये क्यों चलती हैं? तो देखिए तटीय क्षेत्र में है जल का विस्तार। तो जब सूर्यातप की प्राप्ति होती है, तो जो स्थलीय भाग है, जमीन का जो क्षेत्र है, वो जल्दी गर्म हो जाता है। क्यों जल्दी गर्म हो जाता है? क्योंकि जमीन का क्षेत्र, जमीन में प्रकाश की किरणें बहुत अंदर तक नहीं जाती हैं। और जो जल का क्षेत्र है, जल का क्षेत्र देर से गर्म होता है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है कि जो जल है, जल की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। तो जल जो सूर्यातप प्राप्त कर रहा है जलीय क्षेत्र, पहले तो वो सूर्यातप उसमें समाता रहेगा उसकी गुप्त ऊष्मा के रूप में। फिर उसके बाद वो जल धीरे-धीरे गर्म होना शुरू होगा। देखिए पानी जो है, पानी की रासायनिक संरचना या H2O के बीच जो केमिकल बॉन्डिंग है, वो इस प्रकार से है कि बहुत अधिक ऊर्जा प्रारंभ में खर्च होती है इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। तो इसी कारण से देखिए जल की एक गुप्त ऊष्मा होती है। तो जल की गुप्त ऊष्मा के कारण पानी जो है वो देर से गर्म होता है। दूसरा कारण क्या है कि जलीय क्षेत्र में सूरज की जो किरणें हैं, वो अधिक गहराई तक प्रवेश कर पाती हैं। ये भी एक कारण है कि पानी जो है वो देर से गर्म होता है। तो देखिए सूर्यातप दिन में प्राप्त हो रहा है, जल के क्षेत्र पे भी और स्थलीय क्षेत्र पे भी। तो गर्म होते-होते शाम का समय हो जाता है, समय अधिक लगता है सूरज को पानी को गर्म करने में। तो देखिए अंदर का जो क्षेत्र है वो तो गर्म हो गया, महाद्वीपों का जो भीतरी क्षेत्र है, और जलीय क्षेत्र जो है वो गर्म नहीं हो पाया, गर्म होते-होते उसको समय लग रहा है। तो ऐसे करते-करते शाम का समय हो गया। तो शाम का समय हो गया, देखिए स्थलीय क्षेत्र और जलीय क्षेत्र में ताप में विभिन्नता है। स्थल का क्षेत्र गर्म है, जल का क्षेत्र उतना गर्म नहीं है, ठंडा नहीं कह सकते, लेकिन स्थल के मुकाबले उतना गर्म नहीं है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो गर्म क्षेत्र हो गया, ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र हो गया। तो समुद्री क्षेत्र से इस ओर हवाएं चलने लगेंगी। आप जानते हैं कहीं भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र होगा तो उस ओर हवाएं गति करने लगेंगी। क्यों? क्योंकि हवा की ये प्रॉपर्टी है वायु की कि वो अधिक दबाव से निम्न दबाव की ओर गति करती है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु जो है वो गति करती है। तो इस तरह से गति करने लगेगी वायु। तो सागरी क्षेत्र से आने के कारण, और सागरीय जल वैसे भी स्थलीय क्षेत्र के मुकाबले थोड़ा ठंडा है। ठंडा क्यों है? क्योंकि ये गर्म नहीं हो सका, क्योंकि ये देर से गर्म होता है। तो इस तरह से देखिए हवाएं चलने लगेंगी। इसी को हम कहते हैं सागर समीर। समुद्री हवा आप सीधे-सीधे इसको कह लीजिए, या सागर समीर। तो सागर समीर चलेगी तो देखिए महाद्वीप का जो किनारे का क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, उसकी जो दिन भर वो गर्म हुआ है तो उसके तापमान में कमी आएगी और वहां पे मृदु जलवायु हो जाएगी। अब रात में देखिए क्या हो रहा है, रात में सूर्यातप की प्राप्ति नहीं हो रही है और स्थलीय क्षेत्र ठंडा हो रहा है, और समुद्री क्षेत्र जो दिन भर सूर्यातप प्राप्त किया वो अब गर्म हो चुका है। तो स्थल से समुद्र की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में अब क्या चलेगी, स्थल समीर चलने लगेगी। स्थल समीर, स्थल से चल रही है तो स्थल समीर, सागर से जब चल रही थी तो सागर समीर। तो स्थलीय समीर, सागरीय समीर, इस प्रकार से ये हवाएं चलती रहती हैं, जिस कारण से महाद्वीपों का जो आंतरिक क्षेत्र है वहां तापांतर अधिक होता है, जबकि तटीय क्षेत्रों में ज्यादा तापमान में अंतर नहीं आने पाता, दिन या रात में या वार्षिक तापांतर में भी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ? आइए प्रश्न में देखिए क्या कह रहा था। यही पूछ रहा है कि आपके महाद्वीपों के जो अंदरूनी क्षेत्र है उनका वार्षिक ताप परिसर या वार्षिक तापांतर तटीय क्षेत्रों की अपेक्षा ज्यादा होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका यही कारण है कि भूमि और जल के बीच तापीय अंतर है, थर्मल डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड वाटर। आगे देखिए बाकी के विकल्पों में क्या कह रहा है, महाद्वीपों और महासागरों के बीच तुंगता में अंतर है, लैटिट्यूड में, अल्टीट्यूड में अंतर है। तो तुंगता में अंतर तो जरूर है महाद्वीप और महासागरों में, लेकिन इसका इस तापांतर से कोई लेना देना नहीं है। अगला देखिए क्या कह रहा है, अंतस्थों में तेज पवनों की विद्यमानता है, प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द इंटीरियर। अंदरूनी क्षेत्रों में तेज पवनों अगर विद्यमानता है तो उससे तटीय क्षेत्रों में और अंदरूनी क्षेत्रों में तापांतर का कोई लेना देना नहीं है। तटों की अपेक्षा अंतस्थों में होने वाली भारी वर्षा, अंतस्थों से ज्यादा भारी वर्षा तो तटीय क्षेत्र में होती है।
है ना? तो इस कारण से ये भी विकल्प आपका गलत है, 2 और 3 भी गलत है। तो केवल एक यानी ऑप्शन ए इसमें आपका ये राइट आंसर हो जा रहा है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक देश कैसा है, स्थल रुद्ध है? बताइए। बोलीविया, सूरीनाम, पेरू और उरुग्वे। देखिए चारों देश कहाँ स्थित हैं? ये चारों देश स्थित हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 4 देश हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार दक्षिण अमेरिका के मैप पर। आइए, तो देखिए ये हमारा दक्षिण अमेरिका। अब देखिए, ये आपको छोटे-छोटे 2-3 देश दिख रहे हैं। तो ये है बोलीविया, बोलीविया और देखिए ये है पैराग्वे और ये है उरुग्वे, ठीक है? तो देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 ही देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। कौन-कौन से? तो ये बोलीविया और पैराग्वे। आपको क्लियर दिख भी रहा होगा कि बोलीविया और पैराग्वे ये 2 देश लैंडलॉक्ड हैं। लैंडलॉक्ड 2 ही देश हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। बाकी देखिए विकल्पों में दे रहा है, सूरीनाम भी दे रहा है। तो सूरीनाम देख लीजिए कहाँ है। देखिए, ये है इक्वाडोर, ये है कोलंबिया। अब यहाँ आ जाइए, देखिए ये है गुयाना और ये है फ्रेंच गुयाना और ये बीच में है सूरीनाम। सूरीनाम नामक देश है ये बीच में, ये सूरीनाम। देखिए सूरीनाम, ये सभी देश जितने भी हैं हमने आपको बताया उत्तरी सीमा पर, देखिए सभी जो है ये लैंडलॉक्ड नहीं है इनमें से कोई भी। क्यों? क्योंकि ये सभी देश समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। तो आपको बताया कि लैंडलॉक्ड स्टेट किसको कहेंगे? सीधे-सीधे बस ये याद रखिए कि जिस देश की सीमा समुद्री सीमा से लग रही है तो वो लैंडलॉक्ड नहीं है। अगर उसके आस-पास उसकी सीमा समुद्री सीमा से नहीं लग रही है तो वो लैंडलॉक्ड है। बिल्कुल सीधा सही नियम है। जिसे आप यूरोप में भी देखेंगे, एशिया यूरोप के क्षेत्र में कैस्पियन सागर है, ये ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी, कैस्पियन सी ये छोटे सागर हैं, महासागर ना होकर छोटे जलीय क्षेत्र हैं। लेकिन तब भी देखिए जिनकी सीमा ब्लैक सी से या कैस्पियन सी से लग रही है तो उनको हम कहते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट नहीं है ये। तो लैंडलॉक्ड के लिए क्या परिभाषा है? समुद्री क्षेत्र से सीमा नहीं लगनी चाहिए। देखिए इक्वाडोर, कोलंबिया, गुयाना, फ्रेंच गुयाना और बीच में सूरीनाम, ठीक है? तो ये सभी देश कैसे हैं? लैंडलॉक्ड नहीं है। तो कौन सा लैंडलॉक्ड है? ये है बोलीविया और ये है पैराग्वे। यही 2 देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में लैंडलॉक्ड हैं। आइए देखते हैं। देखिए बोलीविया पहले ही विकल्प में दे रहा है, आपसे पूछ रहा है सॉरी, निम्न में से कौन सा एक देश लैंडलॉक्ड है? तो वो है बोलीविया। सूरीनाम हमारा लैंडलॉक्ड नहीं। पेरू लैंडलॉक्ड नहीं है। पेरू कहाँ पर स्थित है? तो देखिए ये जो देश है लंबा सा देखिए फैला हुआ है, ये है चिली और चिली के ठीक ऊपर ये देश है, ये है पेरू। ये है पेरू। देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में इस तरह से आप देशों को याद कर सकते हैं। ये है चिली, इसके ऊपर है पेरू, बगल वाला है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना और ये बड़ा सा देश देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश, ये है ब्राजील। तो मिटा के अगर आपको फिर से दिखाएं, देखिए ये है ब्राजील। ब्राजील की सीमाओं को हम अंकित कर रहे हैं। ये है ब्राजील। ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश। देखिए ये है नीचे चिली और चिली के ऊपर है पेरू। तो देखिए पेरू की सीमा भी पैसिफिक ओशन से लग रही है, समुद्री क्षेत्र से लग रही है। तो पेरू भी कैसा है? लैंडलॉक्ड नहीं है, ठीक है? देखिए विकल्पों में, तो पेरू भी हमारा लैंडलॉक्ड नहीं है, उरुग्वे भी नहीं है। आपने देखा था पैराग्वे और उरुग्वे। देखिए ये वाला जो क्षेत्र था ये था पैराग्वे। अगर पैराग्वे देता तो लैंडलॉक्ड होता। ये है पैराग्वे और ये नीचे है उरुग्वे। तो उरुग्वे की सीमा कहाँ लग रही है? अटलांटिक से लग रही है। देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में ये पूरा क्या है? ये अटलांटिक महासागर है। तो अटलांटिक से सीमा लग रही है उरुग्वे की। बोलीविया और पैराग्वे, ये है बोलीविया और इसके बिल्कुल लगा हुआ देश कौन सा है नीचे? पैराग्वे। तो बोलीविया और पैराग्वे 2 देश हैं जो लैंडलॉक्ड हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो पैराग्वे ना देकर हमें उरुग्वे दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपका इसमें सही आंसर क्या हो गया? बोलीविया। बोलीविया नामक देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दिए गए विकल्पों में लैंडलॉक्ड देश। देखिए आपको कुछ 2 कॉलम दिए हुए हैं,
इनको आपको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। प्रयुक्त युग्मों में कितने सही से सुमेलित हैं। देखिए अनातोलिया का पठार है ये अनातोलिया का पठार तुर्की में ही स्थित है। ठीक है, दूसरा देखिए अम्हारा, ये अम्हारा क्षेत्र है, ये इथोपिया में ही स्थित है। आइए देख लें इथोपिया नामक देश कहाँ पर है। देखिए ये है हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप का देखिए सींग है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको कहते हैं। ये देश है सोमालिया, जिसको हमने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है। ये देश है सोमालिया और इसके बिल्कुल अंदर ये बैठा हुआ देश है इथोपिया। इथोपिया या इथियोपिया। ठीक है, तो इथोपिया में स्थित है अम्हारा। और देखिए काबो डेलगाडो, ये काबो डेलगाडो कहाँ स्थित है? ये मोजाम्बिक में स्थित है। तो हम लोग मिटा देते हैं और फिर से देखिए ये जो देश है ये है मोजाम्बिक। अगर आपको ये जूम करके दिखाएं, ये है मोजाम्बिक। अफ्रीका के दक्षिणी सिरे पर देखिए, दक्षिणी और पूर्वी सिरे पर मोजाम्बिक नामक देश स्थित है। तो मोजाम्बिक में ही स्थित है जो हमें विकल्प में दे रहा है काबो डेलगाडो। तो देखिए आपका विकल्प 3 जो है ये सही सुमेलित नहीं है। और कातालोनिया आपको दे रहा है इटली में, जबकि ये है स्पेन में। कातालोनिया स्पेन में जगह है। देखिए ये क्षेत्र जो है अभी हाल ही में समाचारों में बहुत ही चर्चित रहे हैं। तो स्पेन का ये क्षेत्र है कातालोनिया, स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, आंदोलन वगैरह वहां पर होते रहे। तो इस कारण से देखिए 3 और 4 जो है ये आपके सही सुमेलित नहीं है, केवल 1 और 2। तो आपसे 1 और 2 ने देखिए विकल्पों का ये नया प्रकार है। कुल कितने विकल्प सही सुमेलित हैं? तो कुल 2 विकल्प, चाहे वो जो से भी हो, पहला और दूसरा, ये कुल 2 विकल्प सही सुमेलित हैं। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित देशों को उत्तर से दक्षिण दिशा में आपको लगाना है। नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और स्पेन। भाई देखिए 3 देश आपको ऊपर दिख रहे हैं छोटे। ये है हमारा नॉर्वे, ये है स्वीडन। इन 3 देशों को ही हम क्रम से याद करते हैं, तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। देखिए 3 फिंगर की तरह ये देश आपको दिख रहे होंगे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। फिनलैंड। और देखिए ये छोटा सा देश एक यहाँ पर स्थित है, ये है डेनमार्क। डेनमार्क। तो ठीक है, प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है, इनको उत्तर से दक्षिण में लगाना है। नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और स्पेन। तो देखिए नॉर्वे के ठीक दक्षिण में देखेंगे तो डेनमार्क आएगा, डेनमार्क के ठीक दक्षिण में देखेंगे ऑस्ट्रिया, और सबसे दक्षिण में स्पेन। देखिए ये है हमारा नॉर्वे। नॉर्वे, ये छोटी सी बिंदी आप देख रहे हैं, ये है डेनमार्क। अब आइए देखते हैं ऑस्ट्रिया कहाँ है। तो देखिए ये है काला सागर। काला सागर का ये क्षेत्र है, देखिए इसको ब्लू कलर से रंग दिया है, ये है काला सागर का क्षेत्र। अगर दूसरे कलर से आपको दिखाएं तो काला सागर से लगा हुआ देखिए ये है रोमानिया, और रोमानिया के बगल में है हंगरी, ऑस्ट्रिया। ग्रीन कलर से बड़ा सा जो चिन्हित किया देखिए, यूरोप महाद्वीप में बहुत छोटे छोटे देश हैं, तो यही देश है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया। तो देखिए नॉर्वे के दक्षिण में डेनमार्क, ये है आपका डेनमार्क, के दक्षिण में है ऑस्ट्रिया, और ये है स्पेन। स्पेन। देखिए उत्तर से दक्षिण अगर आप क्रम लगाएंगे तो नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और स्पेन। ठीक है, इसी क्रम में नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और स्पेन, यानी 1 2 3 4 देखिए विकल्प में दिया हुआ है। यही है आपका उत्तर से दक्षिण सही क्रम इन देशों का। इस तरह के क्वेश्चन कराने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप उत्तर दक्षिण इस तरह से देशों को देखेंगे, मैप पर इनको बारी बारी से देखेंगे, और खास तौर से अगर आप ब्लैंक मैप पे इनको ढूंढ ले रहे हैं, तो बिल्कुल आपकी मैपिंग एकदम परफेक्ट है। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए भाषाएं दे रखी हैं और इधर देश दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए डेनिश भाषा, ये कहाँ की है? ये डेनमार्क की ही भाषा है। डच कहाँ की भाषा है? तो डच भाषा नीदरलैंड की ही है। देखिए हम भारत में पढ़ते हैं यूरोपियों के आगमन को
तो सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली, फिर हम कहते हैं डच आए। पी डैफ करके ये हम लोग इस तरह से इस ट्रिक से इसको याद करते हैं। पी डैफ, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी आए। तो डच जो है, हम डच इनको कहते तो हैं, लेकिन डच नामक देश कहाँ स्थित है? डच नामक कोई देश नहीं है, ये देश है नीदरलैंड। नीदरलैंड के निवासी थे जो डच भाषा बोलते थे, तो डच भाषा है नीदरलैंड की। मंदारिन कहाँ की भाषा है? ये तो आप लोग जानते होंगे, मंदारिन चाइनीज भाषा है, ठीक है। बहासा, बहासा एक भाषा है, ये है इंडोनेशिया की भाषा। ये थाईलैंड दे रखा है, थाईलैंड की भाषा नहीं है, ये है इंडोनेशिया की भाषा। क्या नाम है इसका लैंग्वेज का? बहासा। कौन सा सुमेलित नहीं है? केवल विकल्प डी, विकल्प डी आपका सुमेलित नहीं। चलिए अगला देखते हैं। ग्रीनलैंड कह रहा है निम्न देशों में से किस देश का भाग है? और खास तौर से इस समय देखिए ग्रीनलैंड चर्चा में है। ग्रीनलैंड को यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें इसको खरीद लेना चाहिए। जैसे उन्होंने पहले क्या खरीदा था? अलास्का खरीद लिया था। तो कह रहे हैं डेनमार्क, सॉरी, ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क का ही भाग है। ये कहाँ पर स्थित है? देखिए विशेष बात है ये थोड़ा ग्रीनलैंड के साथ। सॉरी, ये है हमारा ग्रीनलैंड। ये है हमारा ग्रीनलैंड। और देखिए करके देखिए, ये है ग्रीनलैंड। और ये भाग किसका है? ये भाग है डेनमार्क का। डेनमार्क कहाँ स्थित है? ये स्थित है, आपको ग्रीन कलर से बड़ा सा दिखाया, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, इन्हीं के नीचे स्थित है ये डेनमार्क। इनको और हम किस नाम से भी जानते हैं? ये स्कैंडिनेवियन देश हैं। कौन कौन से? नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। फिनलैंड नहीं है स्कैंडिनेवियन देशों में। तो देखिए ये है ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड है, ये एक द्वीपीय देश है। और क्या कह रहे हैं? ग्रीनलैंड जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप भी है। द्वीप हम किसे कहते हैं? कोई ऐसा स्थलीय क्षेत्र हो जिसके चारों ओर जलीय क्षेत्र हो, चारों ओर से वो जल से घिरा है, तो उसको कहेंगे द्वीप है ये, ना कि महाद्वीप, बल्कि क्या है? द्वीप है, आइलैंड है। तो ऐसे ही ग्रीनलैंड सॉरी, ग्रीनलैंड एक आइलैंड है। ये किस देश के स्वामित्व में है? तो ये डेनमार्क के स्वामित्व में। आइए इन विकल्पों में क्या दे रहा है? देखिए ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? तो ये डेनमार्क का भाग है। मैप में आपने देख लिया, यहाँ है डेनमार्क और ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसका भाग है? तो डेनमार्क का भाग है। मुख्य भूमि से उनके अलग है, लेकिन देखिए भाग उन्हीं का है, ग्रीनलैंड का, सॉरी डेनमार्क का भाग है ग्रीनलैंड। जैसे भारत में देखिए अंडमान निकोबार हमारी मुख्य भूमि से अलग है, लेकिन भारत का भाग है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। वैसे ही ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक प्रदेश है। अगला देखिए, निम्न में से कौन से देश समुद्र या महासागर के तट पर स्थित नहीं है? चार देश आपको दे रहा है, कह रहा है ये तट पर स्थित नहीं है, कौन सा बताइए? कांगो रिपब्लिक, नाइजर, इथोपिया और गिनी बिसाऊ। तो ऐसे हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग मैप पर इसको देखिए पश्चिमी तट पर ही स्थित है गिनी बिसाऊ। यहाँ पर देखिए ये स्थित है गिनी बिसाऊ। गिनी नाम से तीन देश हैं, ये है गिनी, फिर है इक्वेटोरियल गिनी, फिर है गिनी बिसाऊ। तो कोई भी गिनी हो, सभी कहाँ स्थित है? तट पे स्थित है। कौन से तट पे? अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पे। और कौन सा देश आपको दे रहा है गिनी बिसाऊ के अलावा? तो गिनी बिसाऊ ये तट पर स्थित है। आपसे पूछ रहा कौन सा देश तट पर स्थित नहीं है, तो ये तो तट पर स्थित है। अब इथोपिया, नाइजर और कांगो को भी देख लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित सोमालिया, और सोमालिया के साथ ही लगा हुआ है इथोपिया। इस तरह से अगर आप याद करेंगे तो आपको मैप ढूंढने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। इथोपिया और सोमालिया, तो ये है इथोपिया, ये है सोमालिया। तो देखिए इथोपिया क्या तट पर स्थित है? बिल्कुल भी नहीं। और कौन सा देश दे रहा है? नाइजर दे रहा है क्या? नाइजर दे रहा है। तो नाइजर देखिए कहाँ है, यहाँ से गुजर रही है कर्क रेखा। कहाँ से? पश्चिमी सहारा, मौरितानिया, माली, अल्जीरिया और नाइजर, लीबिया। तो देखिए नाइजर भी तट पर स्थित नहीं है। तो नाइजर और इथोपिया ये दो देश तट पर स्थित नहीं है। नाइजर स्थित नहीं है और इथोपिया भी स्थित नहीं है। कांगो को भी आइए देख लेते हैं, कांगो देश कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ से देखिए गुजर रही है भूमध्य रेखा। तो गिनी बिसाऊ, इसी के बाद देखिए कांगो रिपब्लिक है।
कांगो रिपब्लिक। कांगो के नाम से दो देश हैं, ये है कांगो रिपब्लिक और ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो कांगो देखिए, कांगो नामक देश जो है ये भी तट पर स्थित है। कैसे? आप कहेंगे सर ये तो अंदर स्थित है। देखिए ये जो तट रेखा है ये है कांगो देश, और देखिए तटीय क्षेत्र से ये लगा हुआ है, इसके पास भी तटीय सीमा है। तो कांगो भी हमारा गलत हो गया। तो कौन से दो देश हैं जो समुद्र महासागर तट पर स्थित नहीं है? तो वो है नाइजर और इथोपिया, 2 एंड 3। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? यानी कौन सा ऐसा देश है जिसके चारों ओर जलीय क्षेत्र है, बल्कि जलीय क्षेत्र हो ना कि कोई दूसरा देश, कोई स्थलीय क्षेत्र नहीं है, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित है, मतलब उसकी जो सीमा है उस देश की वो किसी भी देश से नहीं लग रही है, और वो सबसे बड़ा देश भी होना चाहिए। तो ये है हमारा जापान। देखिए जापान कहाँ स्थित है, इसी बहाने आप जापान देश को देखिए। ये है जापान। देखिए जापान के चारों ओर जलीय क्षेत्र है और इसकी सीमा किसी भी देश से नहीं लग रही है। यही आपसे पूछ रहा है कौन सा सीमा रहित देश है जो सबसे बड़ा देश भी है, तो वो है जापान। में आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई की सीमा वाला देश कौन सा है? ये मैप पर देखिए, ये देश है हमारा चिली। ये चिली नामक देश है। चिली नामक देश है। ये जो चिली नामक देश है ये देखिए सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी लंबाई वाला देश है। कैसे? देखिए कितनी लंबाई में फैला हुआ है, और देखिए इसका जो विस्तार अगर हम देख लें तो 17 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 57 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। अगर लंबाई में देखिए तो करीब करीब कितना आ रहा है, 40 डिग्री देशांतर। इतने लंबे क्षेत्र में ये विस्तृत है, यानी करीब करीब 4000 किलोमीटर से भी अधिक। देखिए इस तरह से पूरी तरह लंबाई में फैला हुआ है। और आप सोचेंगे इस तरह से लंबा लंबा देश क्यों है ये? देखिए यहीं पर स्थित है एंडीज पर्वतमाला, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पश्चिमी तट पर स्थित है ना एंडीज पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला के कारण ये देश देखिए विस्तृत होता चला गया बिल्कुल लंबाई में। इसका विस्तार पूर्वी क्षेत्र में नहीं हो पाया, बल्कि उत्तर दक्षिण में ये देश फैलता चला गया। पहले यहाँ पर देखिए फ्रांसीसियों का कब्जा था, फिर बाद में देखिए देश आजाद हुआ और इस तरह से विस्तृत होता चला गया। तो सबसे ज्यादा उत्तर दक्षिण लंबाई वाला देश कौन सा है? वो है चिली। चिली नामक देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, विकल्प में ये है चिली। ऑप्शन बी। कौन सा देश है जो सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाला देश है? तो वो है चिली। अगला देखिए, कौन सा एक लैंडलॉक्ड देश है? चार देश आपको दे रहा है, कह रहा कौन सा लैंडलॉक्ड है। देखिए यूक्रेन और रोमानिया, ये लैंडलॉक्ड नहीं है। क्यों? कि ये है हमारा काला सागर। ये है काला सागर, कि काला सागर के ऊपर बिल्कुल है यूक्रेन। और यहाँ तक देखिए रूस का क्षेत्र लग रहा है, यहाँ तक रूस है ऊपर। तो रूस देखिए काला सागर में ही रूस ने अपने युद्ध जो जहाज हैं युद्ध वाले उनको तैनात कर रखा है, और देखिए यूक्रेन पे यहाँ से हमला भी कर रहा है। काला सागर के ठीक ऊपर है यूक्रेन, और देखिए ये देश है रोमानिया। रोमानिया दिख रहा है आपको क्लियर? ये यूक्रेन और रोमानिया, यूक्रेन और रोमानिया दोनों की सीमा लग रही है ब्लैक सी से। तो क्या है, ये लैंडलॉक्ड नहीं है। बाकी दो देश कौन से हैं? देखिए यूक्रेन और रोमानिया, ये तो लैंडलॉक्ड नहीं है। अब है हंगरी और बेल्जियम। देखिए रोमानिया, ये है रोमानिया, रोमानिया के ही बिल्कुल बगल में है हंगरी। हंगरी नामक देश, हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक, इस तरह से तीन देश हैं अर्धचंद्राकार रूप में। ये है रोमानिया और ये है हंगरी। हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक, देखिए सी के आकार का इस तरह से बनता है ये, हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक। तो हंगरी कैसा है? हंगरी तो लैंडलॉक्ड है। और एक देश कौन सा आपको दे रहा है? बेल्जियम। देखिए ये है पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, और यहाँ पर आ जाइए, ये क्षेत्र को आप देख रहे हैं।
यहीं पर है बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। अगर इसको मिटा के आपको दिखाएं, देखिए बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को जरा आप देखिए, ये है नीदरलैंड, और इसके ठीक नीचे देखिए छोटा सा देश है, ये है बेल्जियम। और देखिए यहीं पर एक बहुत ही छोटा सा देश है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग नाम आपने जरूर सुना होगा। इन तीन देशों को एक ग्रुप में हम क्या कहते हैं, बेनेलक्स। कैसे? बेनेलक्स। ये भी आपसे प्रश्नों में पूछा जा चुका है कि बेनेलक्स के अंतर्गत कौन से देश आते हैं। देखिए बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, तीन देश हैं। और यहीं पर देखिए छोटा सा ये देश है, ये है स्विट्जरलैंड। तो सभी लोग परिचित होंगे स्विट्जरलैंड, आल्प्स की पहाड़ियों में देखिए घाटी में स्थित ये देश है स्विट्जरलैंड। तो आपसे क्या कह रहा है, कौन सा लैंडलॉक्ड है? तो देखिए हंगरी तो हमने देखा, हंगरी लैंडलॉक्ड। बेल्जियम भी नहीं है लैंडलॉक्ड, क्यों? क्योंकि देखिए उत्तरी सागर से इसकी सीमा लग रही है। देखिए ये है बेल्जियम, और यहीं पर है ये उत्तरी सागर का क्षेत्र, यानी जलीय क्षेत्र है, तो ये लैंडलॉक्ड नहीं है। तो कौन सा हमारा लैंडलॉक्ड हुआ? केवल हंगरी। हंगरी नामक देश लैंडलॉक्ड है। ऑप्शन बी इसमें आपका सही हो गया। आइए अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में जनसंख्या का जो घनत्व है वो सबसे कम है? देखिए ये देश है मंगोलिया। ये सवाल वास्तव में जनसंख्या का है कि मंगोलिया देश में जनघनत्व जो है वो सबसे कम है। जन घनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं वही है वहां का जन घनत्व। 1 वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर की चौड़ाई, 1 किलोमीटर की लंबाई। तो ये हो गया 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र। तो देखिए मंगोलिया में इस 1 वर्ग किलोमीटर में केवल 2 लोग रह रहे हैं। जन घनत्व सबसे कम है मंगोलिया में। कितना? जिनका जन घनत्व है 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर चौड़ाई, 1 किलोमीटर लंबाई, तो 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हो गया ये, यानी हमने क्षेत्रफल निकाल लिया। तो क्या है, ये 2 लोग रह रहे हैं 1 वर्ग किलोमीटर में, 2 लोग। जनघनत्व तो मंगोलिया का सबसे कम है। अगला देखिए, कुछ तथ्य आपको दिए हुए हैं, इस तथ्यों को देखिए। कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड समाविष्ट हैं। तो इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, इनको मिलाकर क्या बनता है? ग्रेट ब्रिटेन नहीं, बल्कि क्या बनता है? यूके बनता है, यूनाइटेड किंगडम। इसमें से आप केवल उत्तरी आयरलैंड को हटा दीजिए, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, तब तो ये ग्रेट ब्रिटेन है। मैप में देखिए, देखिए ये जो क्षेत्र है ये है ब्रिटेन का क्षेत्र। तो थोड़ा सा हम लोग जूम करते हैं, क्षेत्र में आइए। देखिए ये आपको एक द्वीपीय क्षेत्र दिख रहा है, यही है ग्रेट ब्रिटेन। क्यों ग्रेट ब्रिटेन क्यों कह रहे हैं? ये एक्चुअली ब्रिटिश आइजल्स के नाम से जाना जाता है, ब्रिटिश द्वीप है ये। और इसके बगल में आइए तो ये है आयरलैंड। आयरलैंड का जो उत्तरी भाग है यही है उत्तरी आयरलैंड। तो जब ब्रिटेन यानी ब्रिटिश आइजल्स या ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड को आप मिला देंगे तो ये हो जाएगा यूके। दोनों को मिलाने पर यूनाइटेड किंगडम, देखिए यूनाइटेड शब्द आ गया कि हम यूनाइट हो गए और हमने एक गणराज्य बनाया यूनाइटेड किंगडम। आपसे क्या कह रहा है? ग्रेट ब्रिटेन कौन सा है फिर? देखिए ब्रिटिश द्वीप को अगर पूरा समाहित करेंगे तो ब्रिटिश द्वीप में कितने देश हैं? देखिए 4 देश हैं। ये है इंग्लैंड, इसके पश्चिम में है वेल्स, ऊपर है स्कॉटलैंड, सॉरी 3 देश हैं। इन 3 देशों को मिलाकर बनेगा ब्रिटिश आइजल्स। ये है ब्रिटिश आइजल्स या ब्रिटिश द्वीप, इसी को कह देते हैं ग्रेट ब्रिटेन। इन 3 देशों को मिला लिया हमने, इंग्लैंड में 2 देश और मिला लिए, वेल्स और स्कॉटलैंड। क्या हो गया? ये हो गया ग्रेट ब्रिटेन। और इसी में उत्तरी आयरलैंड को भी मिला दीजिए तो हो गया यूके। देखिए पहला ही कथन आपका इसमें गलत है। ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड तो हैं लेकिन उत्तरी आयरलैंड नहीं है। पहला कथन हो गया गलत। दूसरा कथन देखिए, इंग्लैंड जो है ये यूनाइटेड किंगडम के कुल क्षेत्रफल के 60% से कम में फैला हुआ है। देखिए कुल यूनाइटेड किंगडम में पूरे में का जो इंग्लैंड है वो करीब 50% भाग है। तो 60% से कम कह रहा है, तो ये तथ्य एक तरह से सही है। तो इसमें आपका केवल 2, कह रहा कौन सा विकल्प इसमें से सही है, कौन सा कथन सही है, तो वो है केवल 2। ठीक है, अगला देखिए। देखिए कुछ देश दिए हुए हैं,
सूची में इनके पुराने नाम दिए हुए हैं और नए नाम दिए। आपको इन्हीं को सुमेलित करना है। तो पहला देखिए, ये जो बेनिन नामक देश है, अफ्रीका महाद्वीप में पश्चिमी तट पर स्थित है। इसका नया नाम है, तो इसका पुराना नाम क्या था? दाहोमी। देखिए इसका क्या हो गया? 5। और देखिए बेलीज नामक देश है। बेलीज नामक देश ये मध्य अमेरिका का देश है। इसका पुराना नाम था ब्रिटिश होंडुरास। तो क्या हो गया? 5 और 4। इस तरह से देखिए हम सुमेलित करेंगे कोट्स में। तीसरा देश है बोत्सवाना। बोत्सवाना कहाँ स्थित है? ये स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। तो इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है बेचुआना लैंड। तो 5 4 3। तो देखिए कौन सा विकल्प है? ये विकल्प ए है। 5 4 3 1। मलावी कहाँ है? तो मलावी है, इसका पुराना नाम है न्यासा लैंड। आइए इनको मैप में हम लोग इन देशों को देख लेते हैं। देखिए ये है आपका नामीबिया और ये है बोत्सवाना। बोत्सवाना का आपको दे रहा है पुराना नाम बोत्सवाना लैंड। बोत्सवाना या बोत्सवाना लैंड, यह बोत्सवाना। और कौन सा देश आपको दे रहा है? दे रहा है बेनिन और बेलीज। देखिए बेनिन यहाँ पश्चिमी तट पर स्थित है और बेलीज जो है ये मध्य अमेरिका का देश है। ब्रिटिश होंडुरास के नाम से इसको पहले जाना जाता था। तो आपने क्या मिला लिया? ऑप्शन ए, 5 4 3 1। आगे देखिए, निम्न देशों में कौन सा एक लैंडलॉक्ड देश है? बार बार देखिए लैंडलॉक्ड की क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो लैंडलॉक्ड जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि देखिए मैप की जानकारी आपको है या नहीं, ये आप तभी बता पाएंगे जब आप देखे रहेंगे कि कौन सा देश लैंडलॉक्ड है और कौन सा नहीं है। देखिए क्या क्या दे रहा है विकल्पों में? बोलीविया, पेरू, सूरीनाम और उरुग्वे। ये चारों देश देखिए कहाँ के हैं? ये है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। कह रहा कौन सा एक लैंडलॉक्ड है? तो दक्षिण अमेरिका में आप देख चुके हैं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में 2 ही देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। कौन कौन से? देखिए ये है बोलीविया, बोलीविया और पैराग्वे। यही 2 देश ऐसे हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। विकल्प में क्या है? बोलीविया है, तो ये लैंडलॉक्ड है। पेरू, सूरीनाम और उरुग्वे, इनको भी देख लीजिए। देखिए ये है चिली और इसके ऊपर है ये पेरू। तो पेरू की सीमा लग रही है पैसिफिक ओशन से, तो ये लैंडलॉक्ड नहीं है। और ऊपर देखिए ये है पैराग्वे, सॉरी ये है कोलंबिया, इक्वाडोर, कोलंबिया और ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला ये है पैराग्वे और ये है उरुग्वे। पैराग्वे, उरुग्वे इन दोनों की सीमा समुद्री क्षेत्र से लग रही है। बीच में है सूरीनाम, सॉरी पैराग्वे उरुग्वे ना होकर ये कौन से देश हैं? ये हैं गुयाना और फ्रेंच गुयाना। और बीच में स्थित है सूरीनाम। तो देखिए सूरीनाम की सीमा भी कहाँ लग रही है? अटलांटिक ओशन से लग रही है। बीच में क्षेत्र है पूरा अटलांटिक ओशन का। ये उत्तरी अटलांटिक, ये दक्षिणी अटलांटिक। तो सूरीनाम भी हमारा लैंडलॉक्ड नहीं है। तो कौन सा हो गया? बोलीविया। बोलीविया देखिए पठारी क्षेत्र है। बोलीविया की सीमा किसी भी समुद्री क्षेत्र से नहीं लग रही है। एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। आगे अगला देखते हैं। युगोस्लाविया के बारे में दे रहा है। युगोस्लाविया ये सोवियत काल में एक क्षेत्र था। तो कह रहा है युगोस्लाविया के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार करिए। बोस्निया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और सर्बिया। तो इनको हमको कैसे लगाना है? पूरब से पश्चिम की ओर इन प्रांतों का क्रम लगाने को कह रहा है। देखिए सबसे पश्चिम में स्थित है स्लोवेनिया यानी 3, और सबसे पूरब में स्थित है सर्बिया। सर्बिया उसके बाद क्रोएशिया, फिर बोस्निया और स्लोवेनिया। आइए इसको हम लोग मैप पर भी देख लेते हैं। ये है हमारा यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में चलिए और देखिए ये है काला सागर का क्षेत्र। काला सागर से ऊपर लगा हुआ क्षेत्र है यूक्रेन का, और पश्चिम में लगा हुआ क्षेत्र ये जो है ये है रोमानिया। रोमानिया के साथ ही आप आएंगे, ये है हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक। इन्हीं के बीच में देखिए ये देश स्थित है स्लोवाकिया। और देखिए यहाँ पर स्थित है सर्बिया। और सबसे पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो स्थित है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया नामक देश। ये 4 प्रांत हैं जिनको आपको पूरब से पश्चिम लगाना है। तो सबसे पश्चिम में है स्लोवेनिया। तो विकल्प कहाँ से हो गया? बी या डी में से होगा। सबसे पश्चिम में है स्लोवेनिया यानी सबसे लास्ट में 3 आएगा।
और सबसे पहले आएगा 4। क्यों? सर्बिया है सबसे पूरब में। देखिए विकल्प बी में ये क्रम दिया हुआ है 4 1 2 3 का, तो ये आपका सही आंसर इसमें क्या हो गया? विकल्प बी। अगला देखिए, निम्न में से कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी? स्लोवाकिया देश के पड़ोसी पूछ रहा है। तो देखिए हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक। आपको यूरोप महाद्वीप में बताया इस क्रम में, यहाँ पर है हंगरी, यहाँ पर है ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक। और यहाँ पर क्या स्थित है? काला सागर स्थित है। ब्लैक सी, ब्लैक सी के ऊपर यूक्रेन, यूक्रेन और पश्चिम में स्थित है रोमानिया। को डिफरेंट कलर से देखिए, स्थित है रोमानिया। ये यूक्रेन में अभी भारतीय छात्र फंसे हुए थे, तो भारतीय छात्रों को जो रेस्क्यू किया गया तो उनको रोमानिया से ही किया गया। यूक्रेन युद्धग्रस्त क्षेत्र था, तो भारतीय छात्रों को, जो भारतीय नागरिक थे, उनको कहा गया कि आप यूक्रेन से रोमानिया सीमा पर आ जाइए। रोमानिया सीमा से उनको भारतीय वायुयानों द्वारा पिकअप किया गया। तो देखिए यहीं पर लगा हुआ है रोमानिया, और रोमानिया के पश्चिम में चलेंगे तो सी आकार इस तरह से बनाइए, हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक, और बीच में स्थित है स्लोवाकिया। देखिए आपसे स्लोवाकिया के पड़ोसी देश पूछ रहा है। स्लोवाकिया के पड़ोसी देश कौन है? हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक। के विकल्प में हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक। तो जो सर्बिया है ये स्लोवाकिया के पड़ोसी देशों में नहीं है, केवल एक इसमें से आपका हो गया। केवल एक जो है उसके क्या है? पड़ोसी देश है पूछ रहा है, तो पड़ोसी देश हैं 2 3 और 4। एक को छोड़ दीजिए, 2 3 और 4 ये पड़ोसी देश हो गए स्लोवाकिया के। ये अगर मैप में भी देखेंगे तो ये है काला सागर, काला सागर से लगा हुआ ये है रोमानिया, और ये 3 छोटे देश हैं। इस तरह से देखिए ये सी बन रहा है, हंगरी, ऑस्ट्रिया और चेक रिपब्लिक, और ये बीचों बीच स्थित है स्लोवाकिया, स्लोवाकिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए 4 स्थान दिए हुए हैं और उनके 4 देश दिए हुए, आपको बताना है कौन सा स्थान सुमेलित नहीं है। देखिए बैकानूर प्रक्षेपण केंद्र है, ये कहाँ है? रूस में ना होकर ये कहाँ है? कजाकिस्तान में है, कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान पहले यूएसएसआर का ही भाग था, तो ये रूस में ना होकर कजाकिस्तान में है। कोरू, कोरू देखिए फ्रेंच गुयाना में है। गुयाना और फ्रेंच गुयाना ये 2 देश कहाँ स्थित हैं? ये है देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, यहीं पे है गुयाना, ये है फ्रेंच गुयाना, ये है गुयाना और ये है फ्रेंच गुयाना। बीच में स्थित है सूरीनाम। ये बार बार आपको बताया जा रहा है, अब तक तो याद भी हो गया होगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देखिए, और इधर देखिए ये है इक्वाडोर, कोलंबिया, ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला, वेनेजुएला देखिए जो हमारा कच्चा तेल होता है वो सबसे ज्यादा मात्रा में वेनेजुएला के ही पास है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते ये देश की मुद्रा का बहुत ज्यादा अवमूल्यन हो गया है और इस तेल का भी ये देश ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहा है। इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, फ्रेंच गुयाना, बीच में सूरीनाम। ये फ्रेंच गुयाना ये कहाँ स्थित है? सॉरी, कोरू नामक स्थान ये स्थित है फ्रेंच गुयाना में। एक और स्थान आपको दे रहा है बोरोबदूर, तो बोरोबदूर ये इंडोनेशिया में ही स्थित है। कांस देखिए, कांस फिल्म फेस्टिवल आपने सुना होगा, तो कांस नामक स्थान भी फ्रांस में ही स्थित है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है ए, बैकानूर। ये प्रक्षेपण केंद्र है, जो हमारे अंतरिक्ष यानों का प्रक्षेपण होता है तो कहाँ से होता है? बैकानूर से। देखिए बैकानूर स्थित है कजाकिस्तान में। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित देशों पर विचार करिए, डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम और यूएस। कह रहा उपर्युक्त में से कौन से आर्कटिक काउंसिल के सदस्य नहीं है? या आर्कटिक काउंसिल के सदस्य कौन कौन नहीं है? देखिए ये हमारा ग्लोब, ये है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। फिर इसके ऊपर जाइए तो यहाँ है 66.5 डिग्री की अक्षांश रेखा, 66.5 डिग्री की अक्षांश रेखा, इसी को हम क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्किल। के ऊपर का जो क्षेत्र है 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री यानी उत्तरी ध्रुव तक आप चले जाइए, तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये आर्कटिक का क्षेत्र है, आर्कटिक का ये पूरा क्षेत्र है। और 66.5 डिग्री के अक्षांश रेखा को हम क्या कह रहे हैं? आर्कटिक सर्कल कह रहे हैं या आर्कटिक अक्षांश रेखा कह रहे हैं। जैसे देखिए कर्क रेखा हम लोग किसको कहते हैं?
23.5 डिग्री की अक्षांश रेखा है, उसी को हम कर्क रेखा कह देते हैं। तो उसी प्रकार से 66.5 डिग्री की अक्षांश रेखा को कह रहे हैं आर्कटिक सर्किल। तो आर्कटिक सर्किल के जो देश हैं, कुछ देशों ने मिलकर आर्कटिक काउंसिल बना रखा है। देखिए, ये एक संगठन है आर्कटिक काउंसिल। तो कह रहा है कौन कौन से देश जो हैं इस आर्कटिक काउंसिल के मेंबर हैं। तो देखिए, डेनमार्क इसका मेंबर है, जापान नहीं है, रशियन फेडरेशन भी है, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी 1, 2 और 5, 1, 2, 5, सॉरी 1, 3 और 5, 1, 3, 5 इसके मेंबर हैं। देखिए, विकल्प डी में दे रहा है 1, 3 और 5। देखिए, जापान और यूके जो है आर्कटिक काउंसिल के मेंबर नहीं है। आइए मैप पर चलते हैं। देखिए, ये है जापान, और देखिए यहाँ पर स्थित है यूके। तो जापान और यूके आर्कटिक काउंसिल के मेंबर नहीं है। बाकी यूएस भी है हमारा, और रशियन फेडरेशन भी है, और डेनमार्क तो होगा ही। डेनमार्क देखिए बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है, ये बिल्कुल आर्कटिक काउंसिल का मेंबर है, आर्कटिक क्षेत्र में ही स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा मालडोवा के साथ नहीं लगती? रोमानिया, यूक्रेन और बेलारूस। देखिए, मालडोवा है कहाँ? ब्लैक सी के पास आ जाइए, ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी के ऊपर है यूक्रेन, नीचे है रोमानिया। इन्हीं दोनों के बीच में ये जो देश स्थित है, देखिए ये देश है मालडोवा। तो मालडोवा की सीमा यूक्रेन से भी लग रही है और रोमानिया से भी लग रही है। किससे नहीं लग रही है? बेलारूस से नहीं लग रही है। क्यों? बेलारूस कहाँ पर है? इसको जूम करें अगर, फिर आप इसको देखिए, को डिफरेंट कलर से आपको मालडोवा नामक देश दिखाते हैं। देखिए, ये है मालडोवा, ब्लू कलर से देखिए, ये ठीक ऊपर ये है यूक्रेन, ये है रोमानिया, और बेलारूस कहाँ पर है? देखिए, ये जो देश है ये है बेलारूस। तो बेलारूस की सीमा मालडोवा से नहीं लग रही है, यूक्रेन से लग रही है, ना कि मालडोवा से। ये जो बेलारूस है इसकी सीमा मालडोवा से नहीं लग रही है। तो किसकी सीमा लग रही है आपसे पूछ रहा है? तो 1 और 2, यूक्रेन और रोमानिया की। देखिए, पहले ही विकल्प में दे रहा है केवल 1 और 2, 1 और 2 सीमा लग रही है मालडोवा से। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखिए, यूएई से संबंधित 2 कथन आपको दिए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, हिस्टोरिकल क्वेश्चन है। अजमान जो है ये संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के 7 अमीरातों में से एक है। कौन? अजमान। ठीक है, ये कथन सही है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है, रस अल खैमा। रस अल खैमा जो है ये यूएई से जुड़ने वाला अंतिम शेख राज्य था। तो ये कथन भी आपका सही है। तो इसमें आपके दोनों ही कथन सही हैं, बोथ 1 एंड 2। आपसे पूछ रहा है निम्न कथनों पर विचार करिए और बताइए कौन सा कथन सही है। तो 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। आइए यूएई कंट्री को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये है अरब प्रायद्वीप का भाग, अरब प्रायद्वीप। इसको प्रायद्वीप क्यों कह रहे हैं? तो प्रायद्वीप कह रहे हैं क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। देखिए, इधर है लाल सागर, इधर है ओमान की खाड़ी, और यहाँ नीचे है अरब सागर। ठीक है, को इरेज कर देते हैं, और आप देखिए अब यूएई कहाँ स्थित है। तो देखिए, सबसे बड़ा देश जो है अरब प्रायद्वीप का, जिसके आधार पे नाम ही पड़ा हुआ है अरब, तो ये है सऊदी अरब, सऊदी अरब। और देखिए यहाँ पर स्थित है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। और ये जो देश हैं ये है यमन और ये है ओमान। ये 2 देश हैं, यमन और ओमान। को लोकेट करना इजी है। देखिए, अरब प्रायद्वीप में 3 बड़े देश हैं, और सबसे बड़ा देश है सऊदी अरब। सऊदी अरब के नीचे यमन, ओमान, और यहाँ पर स्थित है यूएई। यूएई से संबंधित ये आपसे हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अजमान है एक उनकी क्या था? शेख राज्य था। कैसा था? तो 7 अमीरातों में से एक है। और क्या कह रहा है? रस अल खैमा ये यूएई से जुड़ने वाला आखिरी शेख राज्य था। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत और चीन के अलावा आपसे कह रहा है ये समूह दिया हुआ है, और पूछ रहा है किसकी सीमा लग रही है म्यांमार के साथ। म्यांमार के समीवर्ती हैं, या म्यांमार या बर्मा की सीमा किससे लग रही है? तो देखिए, ये जो क्षेत्र है भारत से लगा हुआ, तो हम लोग जूम करते हैं, ये क्षेत्र है आपका किसका?
बर्मा का, बर्मा या म्यांमार का क्षेत्र है। देखिए ये है बांग्लादेश और ये जो क्षेत्र है हमारा ये है म्यांमार या बर्मा। तो कह रहा है भारत और चीन, देखिए ऊपर का ये जो क्षेत्र है ये तो चीन का क्षेत्र है, तो भारत और चीन की सीमा तो लग ही रही है म्यांमार के साथ। आपसे पूछ रहा भारत और चीन के अलावा बताइए किसकी किसकी सीमा लग रही है। देखिए म्यांमार के तुरंत बाद हम लोग आ गए, ये देश जो है ये है थाईलैंड, थाईलैंड नामक देश। और थाईलैंड के बाद देखिए देश कौन सा है, थाईलैंड के बाद ऊपर देश है लाओस और इधर स्थित है कंबोडिया। देखिए विकल्पों को देख लीजिए एक बार क्या क्या दे रहा है। किसकी सीमा म्यांमार के साथ लग रही है, तो थाईलैंड की लग रही है और लाओस की लग रही है और बांग्लादेश की तो लग ही रही है। आइए मैप में देखते हैं, ये है थाईलैंड, ये ऊपर स्थित है लाओस और बांग्लादेश की सीमा तो के साथ लग ही रही है म्यांमार के साथ। बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम, तो वियतनाम की सीमा नहीं लग रही है, मलेशिया की भी नहीं लग रही है। आइए वियतनाम और मलेशिया को भी देख लेते हैं मैप पर कहाँ स्थित है ये। देखिए ये जो क्षेत्र है ये दो भागों में बैठा हुआ इस तरह से वी के आकार का, ये है आपका मलेशिया, वी के आकार का क्षेत्र ये है मलेशिया। और वियतनाम कहाँ है, देखिए इसी में सबसे किनारे आ जाइए, ये जो क्षेत्र है इस तरह से फैला हुआ है, ये क्षेत्र है वियतनाम का। और यहाँ पर देखिए दक्षिणी चीन सागर हम इसको कहते हैं, ये चीन का क्षेत्र है, चीन के दक्षिण में जो सागर है उसको दक्षिणी चीन सागर, तो वियतनाम से लगा हुआ है दक्षिणी चीन सागर। तो वियतनाम की सीमा भी कहाँ नहीं लग रही है, बर्मा से नहीं लग रही है। बीच में कौन से देश स्थित हैं, तो थाईलैंड और लाओस। नीचे कौन सा देश स्थित है, ये है कंबोडिया, कंबोडिया, कंबोडिया आपको विकल्प में नहीं दिया रहा है। तो कौन से तीन देश हैं दिए गए विकल्पों में जिनकी सीमा लग रही है किससे, म्यांमार से, तो वो है थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। विकल्प डी इसमें आपका सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सीआईएस, देखिए ये एक संगठन है, सीआईएस संगठन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो कह रहा है निम्न में से देखिए कौन से जो देश हैं वो सीआईएस के सदस्य नहीं है। तो देखिए सीआईएस का क्या मामला है, देखिए ये क्षेत्र है रूस का। तो जब रूस का विभाजन हुआ है, देखिए उन्होंने एक बनाया है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रमंडल। तो कुछ देश जो रूस से अलग हुए थे 1991 में यूएसएसआर के विघटन के पश्चात, तो उन देशों को शामिल कर लिया गया है सीआईएस संगठन में। देखिए तीन देश हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बाल्टिक देश कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये मौजूद है इस तरह से, लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, ये तीन देश हैं जिनको बाल्टिक देश कहते हैं। इन देशों को बाल्टिक देश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इन देशों को प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस से आजादी मिली थी, तो यही देश जो है ये नहीं शामिल हुए हैं सीआईएस में। बाकी के जो 15 देश थे जो यूएसएसआर से अलग हुए थे वो शामिल हैं सीआईएस में। तो देखिए कौन सा देश नहीं है, तो ये है लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया। ये तीन देशों में से एक देश देखिए आपको दिया हुआ है, ये बाल्टिक देश हैं और ये हमारे सीआईएस के संगठन नहीं है। तो विकल्प सी इसमें आपका सही आंसर है। तो साथियों इसी प्रकार से आज की क्लास को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। देखिए मैपिंग की क्लास आज आपकी ऑनलाइन नहीं हो सकी, कल से आपकी क्लास ऑनलाइन चलेगी बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।